So, very good afternoon to all of you. Welcome to Chinmay Tutorials. Guys, हम लोग यहाँ पे सप्लीमेंट्री कवर कर रहे हैं अपना छोटे मोटे अमेंडमेंट है, ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं आए प्रोफेशनल में, और ईएसजी में आप लोग के लिए छोटे मोटे अमेंडमेंट ही है। उठ के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो एक बार उसके लिए बस रीड मार लेना, क्योंकि मोस्टली अमेंडमेंट इंटरनेशनल चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। नेशनल लेवल में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल के एक या दो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, तो एक बार रीड कर लेना अच्छे से। और मोस्टली हमने कवर कर ही रखे हैं। देखो एक बार इन इन चीजों में, इन चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। पहला आप लोग का चैप्टर 1, फिर 3, 4, 9, 13, 15 और 19। देखते हैं एक बार। सबसे पहला ओसीडी के प्रिंसिपल्स पे कुछ चेंजेस आए, बिल्कुल रीड नहीं करना, हटा देना इसको, कोई काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डेरिवेटिव बने, CSDR बना है। और CSDR जो बना है वो इंडिया के लिए नहीं बना है, वो किसके लिए बना है? जो कंपनीज यूरोप में लिस्टेड है उन्हीं के लिए बना है, यूरोपियन यूनियन के लिए बना है। तो आप बोलोगे फिर हमें क्यों पढ़ना है? अगर इंडिया की कंपनी यूरोपियन यूनियन में लिस्ट है तो उसको भी ये रिपोर्टिंग करनी है। तो देखो कब आया ये? 2023 में आया हुआ है। यहाँ पे क्या है? सोशल और एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन ये आपको रिपोर्ट करना है। मतलब वही ना, जैसे अपन लोग CSR की रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे ही CSDR की मतलब CSRD की रिपोर्टिंग करनी है, और सोशल और एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है। किसको करना है? देखो यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए बना है, यूरोपियन कंपनीज के लिए बना है। तो यूरोपियन कंपनीज यूनियन ने बिलीव किया है कंज्यूमर और इन्वेस्टर डिजर्व टू नो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। बोला है कि आजकल का जो कंज्यूमर है वो ये जानना चाहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना सस्टेन रहेगा, कितनी सस्टेनेबिलिटी रहेगी। इसीलिए उन लोगों ने गाइडलाइंस निकाली और रिपोर्टिंग करने के लिए बोला गया, ठीक है। बिफोर CSDR मतलब पहले, इससे पहले कौन सी रिपोर्टिंग होती थी? नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेरिवेटिव होती थी। आपको याद है NCDR जो अपने 9 प्रिंसिपल पढ़े थे नेशनल रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के, तो वो 9 प्रिंसिपल जो है उसको ही तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेरिवेटिव्स थे पहले, जो कि लार्ज कंपनीज के लिए थे। अभी क्या है, ये लार्ज कंपनीज के लिए भी है और मिड लेवल के लिए भी है। तो यूरोपियन कमीशन ने निकाली गई है नई रिपोर्टिंग, और ये बोला गया है कि जो पहले कंपनी रिपोर्टिंग करती थी वो इनसफिशिएंट है। छोटी कंपनीज रिपोर्ट कर नहीं रही थी, बड़ी कंपनीज कर रही थी। देखो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आप लोग को देख लेना एक बार। लार्ज कंपनीज के लिए इवन वन बेस आउटसाइड द यू, ठीक है। लार्ज कंपनीज मतलब इंडिया के, इंडियन कंपनीज। अब इंडियन कंपनीज है और इंडियन कंपनीज लिस्ट है EU में, ठीक है। तो फिर अगर वो लार्ज कंपनीज है तो भी उनको रिपोर्ट करनी है। अब देखो क्या बोला गया है, टर्नओवर यूरो में दे रखा है 50 मिलियन टर्नओवर हो, या फिर असेट 25 मिलियन के, या फिर एम्प्लॉय 250 या मोर, इनको लार्ज कंपनीज बोला है। तो लार्ज कंपनीज की 3 लिमिट है, 3 में से कोई भी होती है तो टू, कोई भी 3 में से 2 लिमिट अगर आपकी कवर्ड होती है तो फिर आप लोग लार्ज कंपनीज में आते हो। पहला टर्नओवर दे रखा है, दूसरा असेट्स का दे रखा है, और तीसरा एम्प्लॉयज का दे रखा है। अगर नॉन यूनियन कंपनी है, मतलब नॉन यू कंपनी है, मतलब जैसे इंडिया कंपनी, ये हमारी इंडिया के लिए है। हमारी कंपनी तो इंडिया की है पर लिस्ट कहाँ है? EU में भी लिस्ट है। अगर उनका टर्नओवर 150 मिलियन से ज्यादा है तो उनको भी कंप्लाई करना है। याद रख लेना है, EU के लिए लार्ज कंपनीज क्या होगी? 3 लिमिट में से कोई भी 2 कवर्ड हो जाए। और नॉन EU के लिए क्या है? ये इंडिया के लिए मोस्टली यहाँ पे ये बोला गया, नॉन EU के लिए क्या है? 150 मिलियन अगर होता है टर्नओवर तो आप लोग को रिपोर्ट करनी है, ठीक है। CSRD क्या है? डजंट प्लेस न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन स्मॉल कंपनीज। यहाँ पे स्मॉल कंपनीज के लिए अभी इतना नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट दोस हु लिस्टेड ऑन द रेगुलेटेड मार्केट, अगर लिस्ट वगैरह है और लिमिट ना दी तो रिपोर्ट कर देगी। एंड मेक इट इजियर लाइक लिस्टेड MSC के रिपोर्ट सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड्स, छोटी कंपनी के लिए बहुत सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो रिपोर्ट करनी है, ठीक है। फैक्ट क्या है, क्या रिपोर्ट करनी है? तो देखो क्या रिपोर्ट करनी है वो तो बहुत सिंपल सी बात है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है, सोशल और एनवायरमेंट के बारे में बताना है। तो कंपनी विल नीड टू डिस्क्लोज सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। क्या रिपोर्ट करनी है? आपको सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन दे, मैनेजमेंट रिपोर्ट, विच मीन्स फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन विल पब्लिश एट द सेम। मतलब आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो वैसे ही कर रहे हो आप लोग, अब आप लोग को नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी है, जिसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बोला गया। सस्टेनेबिलिटी डेटा आपको एक स्टैंडर्डाइज डिजिटल फॉर्मेट में अभी आपको देना है, जिससे क्या होगा? इजी रहेगा। अब देखो इसका एक फॉर्मेट बन गया, तो अगर एक कंपनी यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है और दूसरी कंपनी यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है तो आप लोग इजीली कंपेयर कर सकते हो दोनों में।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सबमिटेड डेटा विल हैव लिमिटेड थर्ड पार्टी एश्योरेंस, मीनिंग दैट ऑडिटर विल नीड टू इवैल्यूएट, और इसका भी इवैल्यूएशन होगा, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इवैल्यूएशन होता है वैसे इसका भी होगा। इफेक्टिव डेट क्या है, तो कब से एप्लीकेबल होगी, तो 1 जनवरी 2024 के लिए लार्ज कंपनीज के लिए, फिर 1 जनवरी 2025 के लिए कंपनी दैट आर नॉट प्रेजेंटली, फॉर लार्ज कंपनी दैट आर नॉट प्रेजेंटली सब्जेक्ट टू एनएफआरए। ये लिमिट्स आप लोग छोड़ सकते हो कि कब से एप्लीकेबल होगी, ठीक है, क्योंकि याद नहीं हो कब से किसके लिए एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट आप लोग देखो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, CSDR देखो NSDR डबल मेटरलिटी है, डबल मेटरलिटी का मतलब है यहाँ पे मटेरियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, और विच मीन्स दैट बिजनेस विल हैव टू डिस्क्लोज नॉट ओनली फॉर रिस्क दैट फेस फ्रॉम चैलेंजेस टाइम बट आल्सो इम्पैक्ट विच मे कॉज द क्लाइमेट टू द बिजनेस को तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है इस पर्टिकुलर चीज से हमारे क्या क्या रिस्क आ रहा है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट है। और बिजनेस हु हैव हिस्टोरिकली ओनली एनालाइज द रिस्क, पहले हम लोग क्या करते थे, रिस्क को करते थे, अब क्या है रिस्क को भी करना है और इम्पैक्ट को भी करना है, इसको डबल मटेरियल बोला गया है। बेटर कंपेरेटिबिलिटी है, अब बेटर कंपेरेटिबिलिटी कैसे, रिपोर्ट का नाम दे रखा है, आप लोग को रिपोर्ट के नाम याद नहीं करने, ठीक है, एक बार बेटर कंपेरेटिबिलिटी देख लेते हैं। CSRD क्या विल इंश्योर कंपनी सस्टेनेबिलिटी डेटा विल हैव टू बी सबमिट एक स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्म में होगा, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कंपेरेबल है, ये सारी चीजें बोली गई है। याद रख लेना दो बातें, EU कंपनी के लार्ज कंपनी की लिमिट दे रखी है, नॉन EU कंपनीज के लिए दे रखी है 150 से ज्यादा टर्नओवर हो रहा है $1 मिलियन से, $1 मिलियन से, ठीक है, तो आप लोग को रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग के कुछ स्टैंडर्ड दे रखे हैं, एक बार समझा देती हूँ स्टैंडर्ड, बाकी लर्न मत करना। जैसे देखो क्रॉस कटिंग ये इंट्रोडक्शन है, जनरल रिक्वायरमेंट है, जनरल डिस्क्लोजर, ठीक है, फिर एनवायरमेंट के लिए 3 है, तो E1 E का मतलब क्या है यहाँ पे, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, पॉल्यूशन और वाटर के लिए दे रखी है, रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, फिर E4 E5 भी एनवायरमेंट, तो बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्सेज, फिर सोशल के लिए S1 S2 S3, और फिर S4 भी है सॉरी, और गवर्नेंस, S का मतलब सोशल एनवायरमेंट और G का मतलब गवर्नेंस, ठीक है। बस आप लोग को इतना याद रखना है कहाँ से कब से मतलब कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, और क्या है इंडिया की कंपनी जब भी होगा जब लिमिट से बाहर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड, याद आ रहा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं IFRS, इसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो IFRS S1 और S2 आए, IFRS S1 और S2 आया, तो क्या है S1 और S2 देखो, इसमें एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड दे रखा है कि 1 जनवरी 2024 एप्लीकेंट परमिट IFRS S2 इज ऑल्सो अप्लाई, तो हमारे दो एप्लीकेबिलिटी लगेगी IFRS S1 और S2, S1 कब से लग रहा है 1 जनवरी 2024 से, और S2 भी विच अर्लियर एप्लीकेशन परमिटेड सो लॉन्ग F2 भी आ रहा है। S1 क्या बोलता है, आप लोग को ये डेट्स भी याद नहीं करनी जरूरत है। ऑब्जेक्टिव क्या है S1 का, इस रिक्वायर्ड एंटिटी टू डिस्क्लोज अबाउट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट इज यूज्ड टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन मेकिंग डिसीजन लेटर, तो आप लोग को S1 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब आप लोग करते हो तो आप लोग को अपने आने वाली रिस्क और उससे आने वाले जो है ना कहते हैं इम्पैक्ट है वो दोनों बताने, ठीक है, तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या बोल रहा है, रिस्क भी बताना है, उसके इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी बतानी, तो ध्यान रखना है S1 में क्या बताना है, रिस्क बताना है और अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, IFRS S1 required the entity to disclose information about sustainability related risk, आपको जो sustainability related risk है वो बतानी है, और उससे होने वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बतानी है, ठीक है, फिर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे ना कि रिस्क ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अगर होने वाला प्रॉफिट 50 करोड़ का है और रिस्क 10 करोड़ की तो कर लो काम, अगर होने वाला प्रॉफिट 50 करोड़ का है और रिस्क 70 करोड़ की है तो फिर मत करो, ठीक है, यही सब कुछ बता रखा है, ठीक है। आगे क्या बता रखा है, S1 बता रखा है प्रिस्क्राइब हाउ द एंटिटी प्रिपेयर एंड रिपोर्ट इन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये तक बता रखा है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपको कैसे करना है, जनरल रिक्वायरमेंट बता रखी है, मतलब फॉर्मेट वगैरह आपको दे रखा है, और इस फॉर्मेट से इजीली एक इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। देखो IFRS S1 क्या बता रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिस्क और अपॉर्चुनिटी बता रहा है, जैसे गवर्नेंस प्रोसेस बता रहा है, एंटिटी की स्ट्रेटजीज बताएगा, प्रोसेस द एंटिटी आइडेंटिफाई, कैसे आप लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहुंचे, एंटिटी का परफॉर्मेंस क्या है, ये सब कुछ बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रिस्क बता रहा है और अपॉर्चुनिटी बता रहा है, आपको दोनों बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज से कितनी रिस्क है और कितनी अपॉर्चुनिटीज है। IFRS S2 क्या बताता है, ठीक है, 1 जनवरी 2020, ये आप लोग को डेट याद करने की जरूरत नहीं है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, ये क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है, ठीक है, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी। वो किसके लिए था? फाइनेंशियल रिलेटेड था, ये किसके लिए? क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है। वही ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जैसे आप लोग करते हो, तो इसमें भी रिस्क बताना है। अब इसमें देखो पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए बोल रखा है, क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क कितनी है और क्लाइमेट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज कितनी है, फिजिकल रिस्क कितनी है और ट्रांजेक्शन। फिजिकल रिस्क मतलब जो आएगी, और ट्रांजेक्शन अगर कुछ चेंजेस हो जाता है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, दोनों बताने हैं आप लोग को। और फिर वही बात बता रखी है, रिस्क कितनी है और अपॉर्चुनिटीज कितनी है। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। हाँ, चैप्टर नंबर 1 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में चेंजेस हुए और 2-3 नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आए हैं। यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आया है, लेकिन अगर आप लोग इसको रीड करोगे कुछ भी नया नहीं है। आप लोग इसको सिर्फ रीड करके जाओगे और लिख के आ जाओगे, सब में सेम है। मैं भी आपको पढ़ा दूंगी, सारे लैंग्वेजेस सेम है। तो देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस आया गया है, और ये कोड किसके लिए? वो कंपनीज जो कि कमर्शियल बिजनेस कर रही है, कहाँ पे? यूके के मार्केट में। यूके के मार्केट में अगर आप लिस्ट हो, आप लोग कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे आप लोग का रिपोर्ट होगा। अब देखो, ये चीज़ आप पढ़नी नहीं है, कब से एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहला, बोर्ड लीडरशिप, कंपनी एंड पर्पस। तो एक सक्सेसफुल कंपनी जब भी होगी जब उसका बोर्ड सही होगा। हम लोग हर बार पढ़ते हैं कि अगर लीडर सही है तो कंपनी सही चल रही है। तो देखो, वही बात बहुत कॉमन बोल रखी है, कोई भी लिमिट नहीं है, सिंपल जो हर बार हर जगह लगा रखा है वही बोल रखा है। देखो, एक सक्सेसफुल कंपनी इज लीड बाय इफेक्टिव एंड एंटरप्रेन्योर। अगर एक कंपनी को सक्सेस होना है तो उसका बोर्ड बहुत शातिर होना चाहिए, एक इफेक्टिव वे में काम करे, एफिशिएंटली वे में काम करे। whose role is to promote the long term sustainability success of the company। कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस है, जनरेटिंग शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू करे और सोसाइटी के लिए, मतलब वही बात हो गई ना, ईएसजी, एंटरप्राइजेस के लिए देखे, कंपनी के लिए देखे, सोसाइटी के लिए देखे, है ना, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए देखे, ये सब कुछ। द बोर्ड शुड एंश्योर दैट नेसेसरी resources, policy and practice are in place to company meet the objective and measure performance against them। आप लोग के नेसेसरी रिसोर्सेस होने चाहिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को उसको मेजर कर सकते। बोर्ड शुड एस्टैब्लिश कंपनी का पर्पस, वैल्यू, स्ट्रेटजी इटसेल्फ और कल्चरल, जिस तरीके का कल्चर है उस हिसाब से आप स्ट्रेटजीज वगैरह सेट करो। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इंटीग्रिटी, ईमानदारी से करे, ठीक है, और प्रमोट करे उस कल्चर को। गवर्नेंस रिलेटेड देखना है, बोर्ड का डिसीजन क्या होगा, सही होना चाहिए, स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, गवर्नेंस के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, और जो भी काम करे वो क्लियर एक्सप्लेन करे। इन ऑर्डर द कंपनी मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टू शेयर होल्डर स्टेक होल्डर, बोर्ड इफेक्टिवली काम करे और पार्टिसिपेट करे, मतलब शेयर होल्डर्स को भी पार्टिसिपेशन करवाए। और द बोर्ड शुड एंश्योर कंपनी पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंट कंपनी वैल्यू, कंपनी की पॉलिसीज हो कंपनी की वैल्यू क्रिएट करे लॉन्ग टर्म सक्सेस। हाँ, कोई लिमिट है, सिंपल सी वही बात बोली गई है कि बोर्ड लेवल को ढंग से काम करना है, इफेक्टिवली एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म सक्सेस लानी है, शेयर होल्डर को इन्वॉल्व करना है। बोर्ड का डिसीजन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए लॉ के अगेंस्ट हो, गवर्नेंस पूरी तरीके से फॉलो करे, जो भी काम करे उसको क्लियर एक्सप्लेन करे। डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड में दो तरीके, चेयरपर्सन होगा और एक हमारा क्या होगा, सीई होगा। तो बस क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग काम करे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलग का। द चेयर लीड द बोर्ड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन डायरेक्टिंग द कंपनी। कंपनी में जो चेयरपर्सन होगा वो बोर्ड को लीड करेगा और पूरी तरीके से काम बांटेगा। They should demonstrate objective judgment through the tenure and promote culture of openness and debate। हमारे जो चेयरपर्सन होना चाहिए वो ओपननेस रखे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि सिर्फ खुद की बात कर दे, दूसरों की भी सुने, और डिबेट में हो, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इन एडिशन, चेयर फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्टिव बोर्ड रिलेशन, चेयरपर्सन बोर्ड में रिलेशन भी सही रखे ताकि सामने वाला बोल सके, ठीक है, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी इन्वॉल्व करे, एक्यूरेट और क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे। नेक्स्ट, बोर्ड शुड एंश्योर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन, बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होने चाहिए। नो वन इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ताकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डोमिनेंट पोजीशन में नहीं, दोनों होने चाहिए, डोमिनेट द बिजनेस, इससे क्लियर डिवीजन होनी चाहिए, लीडरशिप बोर्ड और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बीच में ये डिवीजन होना चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सफिशिएंट टाइम होना चाहिए ताकि वो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके, तो प्रेशर नहीं होना चाहिए उन पे, और पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी पूरी कर पाएंगे जब, है ना, क्या कर रखा उनको सफिशिएंट टाइम दे रखा। बोर्ड में कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर पॉलिसीज वगैरह देख सके और देखे कि बोर्ड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट, कंपोजिशन, सक्सेशन और इवेल्युएशन। तो बोर्ड में क्या होगा, जब भी बोर्ड में आप किसी को अपॉइंट करते हो तो फॉर्मल और रेगरियस ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि एमडी का बेटा है तो उसको फटाफट
बोर्ड में एडमिट कर दिया जाता है। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट बैठ के प्लानिंग करे। अपॉइंटमेंट और सक्सेशन प्लानिंग मेरिट बेसिस पे देखना चाहिए, सामने वाला बंदा लायक हो तभी आप उसको दो, वरना नहीं दो। और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। बोर्ड और उसकी कमिटीज में जैसे नॉमिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, वो ये देखेगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्विस, होल सामने वाले ने कितना टाइम किया है। अगर फ्रेशर भी है वो, तो फ्रेशर को क्या क्या चीजें आती है, कुछ चीज नहीं आती है तो उसको। और एनुअल एनुअल इवेल्युएशन होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इवेल्यूशन होता है और नॉन एग्जीक्यूटिव का भी इवेल्यूशन होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव का इवेल्यूशन एग्जीक्यूटिव करता है और एग्जीक्यूटिव का इवेल्यूशन नॉन एग्जीक्यूटिव करता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल, तो बोर्ड एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएगा, प्रोसीजर बनाएगा और एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर लाएगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ताकि वो कंपनी के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सके, ठीक है। बोर्ड शुड रिप्रेजेंट फेयर, बैलेंस और अंडरस्टैंड कंपनी की पोजीशन वगैरह ये सब देख सके। इंटरनल कंट्रोल सही होना चाहिए। द बोर्ड शुड स्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाए, इंटरनल कंट्रोल सही बनाए। अब आप ये देखिए, कोई लिमिट वगैरह कुछ भी जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग होनी चाहिए, रिस्क को चेक करें, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। रेम्युनरेशन, सामने वाला जितना लायक हो उसको उतनी रेम्युनरेशन पे करो। तो रेम्युनरेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस शुड बी डिजाइन टू सपोर्ट स्ट्रेटेजी एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म सक्सेस आनी चाहिए। आप लोग कंपनी के बोर्ड को रेम्युनरेशन दे रहे हो तो इस तरीके से दो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। एग्जीक्यूटिव रेम्युनरेशन शुड बी अलाइन टू कंपनी का पर्पस, अगर वो पूरा कर रहा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस ला रहा है, तो उसको रेम्युनरेशन सही दो, जितना लायक है उसको उतना पे करो। एक फॉर्मल और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए फॉर डेवलपिंग पॉलिसी ऑफ एग्जीक्यूटिव रेम्युनरेशन, डिटरमाइनिंग डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट रेम्युनरेशन शुड बी एस्टैब्लिश। डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट को कितना रेम्युनरेशन आप दे रहे हो, ठीक है। कोई भी डायरेक्टर खुद की रेम्युनरेशन डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और सब कुछ मतलब इंडिपेंडेंटली चेक करके ही रेम्युनरेशन दिया। ऐसे ही फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड आए हैं। फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड कब आए हैं, तो देखो 2025 के, आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप लोग एक सेकेंड, हाँ इसमें ये चीज यहाँ से कर लेना, बस ये चीज कर लेना। द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडिफाई ने चेंजेस किए इन द लेजिस्लेशन रिलेटेड टू नेशनल इम्प्लीमेंटेशन जेंडर बेस्ड बैलेंस। ये चीज याद रख लेना कि बोर्ड में पहले होता था कि वुमेन होनी चाहिए, अब वुमेन कितनी होनी चाहिए ये नहीं बता रखा था प्रॉपर तरीके से फिनिश में। तो यहाँ पे बोला है जेंडर बैलेंस डेरिवेटिव, मतलब अगर 50% मेल है तो 50% फीमेल। In addition, the revision take into account the recommendation of Finnish government policy on women career development challenges। बोला वुमेन का करियर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और जितना मेल अगर इम्पोर्टेंट है कोड में, उतनी वुमेन भी इम्पोर्टेंट है। मेल और फीमेल का दोनों का बराबर बराबर का लगभग बैलेंस होना चाहिए, टीम वर्क मिलके काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन होनी चाहिए पर कितनी होनी चाहिए वो चीज़ नहीं बता रखी थी, तो आप थोड़ा सा क्लियर कर दिया। बस ये वाला आप मत करना, ये कर लेना जेंडर बेस वाला जो मैं आपको बता दी, ठीक है। ये बोला गया कम से कम 40% वुमेन होनी चाहिए। मतलब अगर पहले तो क्या था कि 1/3 हो जाएगी, ऐसे हमारे इंडिया के कोड में बोल रहा है 1/3 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया 40% होनी चाहिए, एक दो नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो एक बार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अप्लाई अकॉर्डिंग टू द बोर्ड, जेंडर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए बोर्ड में। और कितनी वुमेन्स के लिए बोला गया है, 40% गोल के लिए बोला गया, वुमेन के करियर के लिए भी इन्होंने बात की है। फिर हाउएवर द कंपनी, अगर कोई कंपनी है एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक्ट में रजिस्टर, द रिकमेंडेशन अप्लाई टू ऑल द कंपनी विद इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज वाली भी है तो उसमें ये एप्लीकेबल होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बस ये इक्वल जेंडर रिप्रेजेंटेशन की इन्होंने बात की है। डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड की बात की है कि बोर्ड में अलग अलग लेवल से आने चाहिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब बोर्ड में डायरेक्टर्स बैठे तो सारे कॉमर्स के नहीं होने, कुछ साइंस के होने चाहिए, कुछ कुछ होने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट टू बी एडेड रिकमेंडेशन टू रिपोर्ट हाउ द बोर्ड डाइवर्सिटी प्रिंसिपल हैज बीन इम्प्लीमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट की बोर्ड में क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग एक्सपीरियंस होने चाहिए, अलग अलग ओपिनियन होने चाहिए, ताकि क्या होंगे वो अपनी अपनी एक्सपर्ट कमिटीज में जाएंगे और वो बहुत ढंग से काम करें। इलेक्शन कैसा होना चाहिए बोर्ड का, ठीक है, तो ये भी इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है कि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट एसोसिएशन के हिसाब से होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कैसा कंपोजिशन होना चाहिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, कहाँ होना चाहिए, नॉमिनेशन कमेटी बताती है और शेड्यूल, ये आप लोग छोड़ सकते हो। अब देखो फिनलैंड खत्म,
अब देखो इरिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, यूके ने जो बोला था, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेम टू सेम फिनिश ने बोला सक्सेसफुल बोर्ड में इफेक्टिव और एंटरप्रेन्योर बोर्ड होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा। तो मैं दोबारा आप लोग को ये चीज नहीं पढ़ा रही, वही चीज आप लोग। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो, चेयरपर्सन ऐसा होना चाहिए जो ओपन डिस्कशन रखे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव सेम बोल रखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। कंपोजिशन एंड इवैल्यूएशन बोल रखा है कि टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इवैल्यूएशन नॉन एग्जीक्यूटिव करे और नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव करे। फिर ऑडिट, रिस्क और कंट्रोल, रेमुनेशन सेम बोल रखा है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम एज यूएस वाला है, सेम एज यूएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। फिर ऐसे ही देखो इसका दे रखा है, तो इसका क्या दे रखा है, वरिष्ठ का गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड में लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी होगा जब वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। एप्रोप्रिएट स्किल्स होनी चाहिए, फॉर्मल और राइग्रेस प्रोसीजर होना चाहिए, कमिटीज होनी चाहिए। कोई सेम चीज बोल रखी है, बस वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बोल रखा है, यहाँ पे टेबुलर। रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, परफॉर्मेंस उनकी चेक करे, उनको रिवॉर्ड दे, डिस्क्लोज करे हर चीज, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी और स्टेक होल्डर सेम बोल रखा है, एक बार रीड करोगे काम हो जाएगा। चैप्टर 1 था, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में चेंज आया था और कुछ आईएफआरएस की 2 रिपोर्टिंग आई थी, S1 और S2। अब यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 बोर्ड इफेक्टिवनेस पढ़ा था, तो यहाँ पे कुछ नॉन मैंडेटरी कमिटीज थी, वो भी कुछ कंपनीज ने बना रखी है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की किस किस कंपनी, जैसे ईएसजी कमेटी किसने बना रखी है, HCL ने बना रखी है। तो यहाँ पे देखो एक बार इस पैराग्राफ को देख लो। इन एडिशन टू द कमिटी ऑफ द बोर्ड मैंडेट बाय कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर, कंपनीज एक्ट और सेबी एलओडीआर ने जो मैंडेटरी कमिटीज बोल रखी है वो तो बनानी बनानी है, कुछ लोगों ने अलग अलग बना रखी है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। तो बस वो रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफिक कंपनी की पढ़नी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बना रखा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बना रखा है, सेफ्टी कमेटी बना रखी है टाटा मोटर्स ने, ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बना रखे, इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी कमेटी बना रखी इन्फोसिस ने, इन्वेस्टमेंट कमेटी बना रखी। ये आप लोग को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपनी की कमेटी आप लोग याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में क्या चेंज आया, इसमें 90% चेंजेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्योंकि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू आईसीएसआई का पढ़ा था। तो देखो सबसे पहला सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में ये रेशनलाइज आपको नहीं पढ़ना है, ये दोनों पढ़ने। पहला सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता था पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ऑल कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। जो भी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है रजिस्टर्ड हुई, उन पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड होता था। किस पे नहीं होता था, एक्सेप्ट 1% कंपनी इनमें जिसमें एक ही डायरेक्टर है और कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को भी अप्लाई करना पड़ेगा कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो यहाँ नया क्या है, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ऑल कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। सेम है कि जो भी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है वो ये एक्ट एप्लीकेबल, मतलब ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। एक्सेप्ट 1% कंपनी एक ही डायरेक्टर है ऑन इट बोर्ड एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग प्रोविजन टू द प्रीवियस इनएक्ट, मतलब सेक्शन 8 पहले सेक्शन 8 नहीं हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 जो एनजीओ रजिस्टर्ड के ऊपर भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड नहीं लगता। लेकिन आगे देखो उसने क्लैरिफाई किया है, कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में उनको भी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ठीक है। कब 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 एग्जामेशन छूट जाएगी, तो एग्जामेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनीज रेफर्ड अबव, और एग्जामेशन जो कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी इन लोगों ने एग्जामेशन दे रखी है, लेकिन ये दोनों ही एग्जामेशन हट जाएगी अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 8 कंपनीज पे, और कुछ प्राइवेट कंपनीज है जिन पे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता, पर हो जाएगा अगर इन लोगों ने डिफॉल्ट किया एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में। दूसरा देखो क्या है, एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या हम लोगों ने बोला था कि डायरेक्टर 2 तरीके से मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में होते ही नहीं, ठीक है, वो फिजिकल आके करना है। लेकिन 2020 के बाद, कोविड के बाद क्या बोल दिया गया था कि आप लोग को फिजिकल मोड में आने की जरूरत नहीं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आ सकते हो। मतलब अब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जिससे फिजिकल मोड में होता है, फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकता है। हम लोग ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये वही बात बोल रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन पहले रेस्ट्रिक्टेड आइटम थे, अब वो है नहीं, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं कि कोई भी डायरेक्टर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा,
साल के स्टार्टिंग में भी वो इंटीमेट कर सकता है, वो पूरे साल के लिए काम होगा। यही है, देखो डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और वो इंटीमेशन पूरे साल के लिए चलेगा। लेकिन अगर वो फिजिकल मोड में आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो इंटीमेशन शेल नॉट डिपार्ट, उसको पार्टी से ऐसा नहीं है कि अगर उसने इंटीमेट कर दिया कि मैं ऑनलाइन ही आऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही मीटिंग अटेंड करूंगा, और कभी वो फिजिकल आए तो वो नहीं आ सकता, वो फिजिकल भी आ सकता है। तो सच इंटीमेशन शेल नॉट डिपार्ट हिम फ्रॉम पार्टिसिपेंट मीटिंग इन पर्सन, इन पर्सन मतलब फिजिकल मोड में भी आ सकता है, प्रोवाइडेड बस उसको इंटीमेशन देनी पड़ेगी एडवांस। अब अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और उसमें नीचे कुछ एग्जांपल दे रखे थे अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक में नहीं बता रखी, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस में इफेक्ट पड़ सकता है, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में इफेक्ट पड़ सकता है, उसको अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसमें ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे थे, और लास्ट में बोल रखा था मटीरियल इवेंट इन अकॉर्डेंस विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट, बस ये चीज हटा दी गई है, बाकी सारा सेम। नेक्स्ट, डायरेक्टर को अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करनी चाहिए, तो पहले क्या था, फर्स्ट मीटिंग डायरेक्टर कब करता है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इट इज सफिशिएंट इफ सब्सिक्वेंट मीटिंग में कितने गैप होना चाहिए, 120 days का बिटवीन टू मीटिंग, मतलब पहली मीटिंग 30 दिन में, और दो मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 120 days का, ठीक है। लेकिन अगर वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, तो उनको साल के आधे साल में एक मीटिंग करने की जरूरत है, ठीक है। अब और उनके बीच में कम से कम गैप कितना होना चाहिए, 90 days का, ही हम लोगों ने नॉर्मल प्रोविजन पढ़ा। अब चेंजेस क्या है, तो देखो चेंजेस क्या है, कंपनी शेल होल्ड इज फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकम, कंपनी को कॉर्पोरेशन के 30 days में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अप्लाई करें। इट शैल बी सफिशिएंट इफ सब्सिक्वेंट मीटिंग आर हेल्ड विद इन मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 120, मतलब मैक्सिमम गैप दो मीटिंग के बीच में तो 20 दिन का। फर्दर शेल बी सफिशिएंट पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, या फिर स्टार्टअप, बस चेंज आ गया। अब प्राइवेट कंपनी विच इज रिकॉग्नाइज स्टार्टअप शेल हो, यहाँ पे स्टार्टअप को भी कवर कर गया। वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी तो पहले भी थी, ये चीज इन्वॉल्व कर दी कि प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उनको साल में दो मीटिंग करनी है, और कम से कम गैप 90 दिन का। तो ये एडजेंट मीटिंग क्या है, ओरिजिनल मीटिंग का कंटिन्यूशन होता है, ठीक है। तो डेट कहाँ से काउंट होगी, ओरिजिनल मीटिंग। स्टार्टअप क्या होती है, स्टार्टअप का मतलब होता है द टर्म स्टार्टअप मीन्स प्राइवेट कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट है अंडर दिस एक्ट, और रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन, ठीक है। तो एमसीए ने जिनको रिकॉग्नाइज कर रखा है वही स्टार्टअप में कवर होगी, और वो प्राइवेट कंपनी होती है, याद रख लेना प्राइवेट कंपनी कवर की गई है स्टार्टअप में। नेक्स्ट, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वो एक एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। नेक्स्ट, एक डायरेक्टर है जो कि कोरम में काउंट नहीं होता है, ठीक है, अगर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड है, मतलब कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो वो क्या होगा, कोरम में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है, अच्छा हाँ, ना तो वो कोरम में काउंट होगा, ना ही वो बोलेगा वहां पे, लेकिन प्राइवेट कंपनी है तो पार्टिसिपेट कर सकता है पर कोरम में काउंट नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अमेंडेड ही पढ़ा था कि अगर कोई डायरेक्टर किसी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड है तो ना तो वो कोरम में काउंट होगा, ना वो पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो कोरम में भी काउंट होगा और पार्टिसिपेट भी करेगा, ठीक है। पहले तब पार्टिसिपेट करेगा, अब कोरम में भी काउंट होगा, ये मैंने आप लोगों को अमेंडेड ही पढ़ाया था। नेक्स्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टर अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो वो कोरम में काउंट होगा, ठीक है, अनलेस कोई स्पेसिफिक आइटम, अब वो कोई स्पेसिफिक आइटम रहा ही नहीं है, तो डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर अब आता है तो वो कोरम में काउंट होगा। अगर कंपनी ने स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि नहीं होगा, फिजिकल मोड में आएगा तब भी होगा कुछ आइटम्स के लिए, तो फिर वहां पे फिजिकल मोड में ही काउंट होगा कोरम में, मतलब लॉ ने नहीं बता रखा स्पेसिफिक आइटम। लेकिन अगर कंपनी खुद बोलती है कि हमें कोई स्पेसिफिक आइटम है जिसमें उसको फिजिकल आएगा तभी काउंट होगा, तो तब वहां पे कंपनी की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। नेक्स्ट, अगर चेयरपर्सन किसी चीज में इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, if the chairperson is interested in the item, he shall entrust the conduct of proceeding in respect of such item to any non-interested director
विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एंड रिज्यूम द चेयरपर्सन आफ्टर। ये हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर चेयरपर्सन किसी आइटम में इंटरेस्टेड होता है तो वो अपनी चेयरपर्सन मतलब वो अपनी चेयर छोड़ेगा और किसी दूसरे डायरेक्टर को देगा। और इसमें कौन कंसेंट लेगा? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और चेयरपर्सन खुद देगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो चेयरपर्सन कंटिन्यू करेगा, चेयरपर्सन कोरम में भी काउंट होगा, पार्टिसिपेट, पहले कोरम में काउंट नहीं होता था, सिर्फ पार्टिसिपेट करता था, कोरम में भी काउंट होगा, पार्टिसिपेट भी करेगा, ठीक है। अब याद रखना कि भी हमने अमेंडेड ही पढ़ा था कि डायरेक्टर अगर इंटरेस्टेड होता है या चेयरपर्सन इंटरेस्टेड होता है तो ना तो वो कोरम में काउंट होता है, ना ही वो चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन की पोजीशन पे भी से भी हट जाएगा और दूसरे पर्सन को दे देगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो कोरम में भी काउंट होगा और चेयरपर्सन की पोजीशन में भी बैठेगा। ये अच्छा है, ये चेंजेस हुए। जब भी आप कोई नोटिस भेजते हो, प्रूफ ऑफ सेंडिंग और डिलीवरिंग ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एंड नेसेसरी पेपर वो आपको मेंटेन करने पड़ते थे 3 साल के लिए। अगर आप लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजे हैं या कोई भी एजेंडा भेजा है, ठीक है, कोई रिजोल्यूशन भेजा है तो उसका आप लोगों को मेंटेन करना पड़ता था 3 साल के लिए। यहाँ पे 3 साल कहाँ से होते थे? 3 साल मीटिंग से होते थे। अब 3 साल मीटिंग से नहीं होंगे, डेट ऑन, है ना, नॉट लेस देन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सच, मीटिंग से नहीं, मीटिंग से नहीं, जिस दिन रिजोल्यूशन भेजा वहां से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव डेट छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगर पब्लिक कंपनी होती थी तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कंपनी टू बी सब्स्टिट्यूटेड अपॉन इन द इमीडिएट जनरल मीटिंग। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होते थे पहले अपॉइंटमेंट, अब नेक्स्ट जनरल मीटिंग में होते हैं। कैजुअल वैकेंसी है डायरेक्टर की तो कब अपॉइंट होंगे? नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक हो जाना चाहिए। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेटा गवर्नेंस में पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्सनल डेटा को इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेजोन वगैरह है उन पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है क्योंकि आज तक पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट था ही नहीं, ठीक है। ये आपको करना नहीं है। एआई कॉम्प्लीमेंटिंग डेटा गवर्नेंस। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया डेटा गवर्नेंस में उससे क्या फायदे हो रहे हैं कंज्यूमर्स को वो अपन को देखने। सिंपल सा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एआई के आने वजह से क्या डेटा गवर्नेंस में फायदा हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ एआई और मशीन लर्निंग इन एवरीडे बिजनेस रिफ्लेक्ट द एमिनेंट रोल इन डेटा मैनेजमेंट। जैसे इंसान है वो तो बहुत सारी चीजें भूल सकता है, बहुत सारी गलतियां कर सकता है, लेकिन अगर मशीन है तो वो ना तो गलतियां करेगी बहुत सारी, ना ही है ना कहते हैं अपने सिस्टम के साथ चलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फंक्शन इफेक्टिवली एआई डिपेंड ऑन वास्ट सेट ऑफ डेटा। तो एआई यूज कर रहे हैं ये क्या है? बहुत सारा डेटा होता है हमारा डे टू डे, मेथोडोलॉजी यूज करती है, राइग्रेस गवर्नेंस बनाने की बहुत जरूरत है। Behind the concept of data governance lie in the set of procedure, policy, standard that govern the collection, storage, management, quality, access of data within the organization. डेटा को पूरी तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द रोल ऑफ डेटा गवर्नेंस इज एक्यूरेट होना चाहिए, हमारा डेटा सिक्योर होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। और काम अगर आप लोग आज अमेजोन को अपना डेटा दे रहे की जिम्मेदारी है कि आपका डेटा एक्यूरेट रखे, सिक्योर रखे, ठीक है, जहाँ एक्सेसिबल हो वहीं मतलब आप लोग के लिए हो और इजीली कंप्लेन है। तो आप लोग को बस यह याद रखना है। देखो एआई आने से क्या होता है? डेटा की क्वालिटी इंप्रूव होगी क्योंकि ह्यूमन बहुत सारे एरर कर सकता है लेकिन एआई से नहीं होगा। तो मशीन ऑटोमेटिक सारा डेटा है ना, डेटा कंप्लायंसेस होंगे, बहुत सारी जो कंप्लायंसेस है हमारे ऑटोमेटिक होंगे, डेटा की सिक्योरिटी बढ़ेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिव डेटा है ना, यहाँ पे क्या है कि इंकरेज एम्प्लॉय टू यूज डेटा, जहाँ पे आपको करना है वहाँ पे हर तरीके से यूज किया जाता है। अगर एक ह्यूमन रखेगा डेटा तो वो अपने तक रखेगा, एआई जहाँ जहाँ जिस जिसको यूज करना है वहाँ पे पासवर्ड से वो कर सकता है। अब रेगुलेटरी ट्रेंड क्या है एआई के? 4 प्रिंसिपल्स बना रखे हैं एआई के लिए, हम लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं ताकि उसको गवर्न कर सके, कुछ एक्ट बना। रिस्क भी रिस्क बेस्ड अप्रोच से करना है, तो जुरिस्डिक्शन देखा है कि रिस्क बेस्ड अप्रोच से आपको करना है।
सेक्टर वाइज आप लोग के लिए एआई के लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। पॉलिसी आर्ग्यूमेंट पॉलिसीज बना रखी है, प्राइवेट सेक्टर से भी कोलैबोरेट करना है, इंटरनेशनल लोगों से भी कोलैबोरेट, शायद ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था पहले। ये ओसीडी के प्रिंसिपल्स नहीं करने आर्टिफिशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। डेटा प्रोटेक्शन सील ऑफ डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया। डेटा काउंसिल ऑफ इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन सील बनाई है, जो कि जो भी कंपनीज डेटा लोगों का ले रही है उनके पास ये सील होगी। जैसे अमेजोन है, अमेजोन को आप अपना पर्सनल डेटा दे रहे हो, तो अगर वो आपका पर्सनल डेटा ले रहा है तो उसके पास क्या होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन सील होनी चाहिए। मैम क्या होगा डेटा प्रोटेक्शन सील से? इसका मतलब ये पता होगा कि अमेजोन जो है वो आपका डेटा क्या कर रहा है, ढंग से यूज कर रहा है। अमेजोन आपका डेटा इधर से उधर नहीं कर रहा। तो ये एक तरीके से आप लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट ने अगर इसको डेटा प्रोटेक्शन सील दी है तो यहाँ पे क्या है, आपका डेटा सही तरीके से यूज कर रहा है। तो देखो, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई डेटा प्रोटेक्शन सील निकाल रहा है टू वेरीफाई एंड चेक सिक्योर पीपल डेटा प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। तो ताकि लोगों का क्या हो, डेटा सिक्योर रहे। द प्रोजेक्ट करेंटली पायलटेड विद इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे प्राइवेट को और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं, विच हेल्प द यूजर ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग देयर डेटा सेफली एंड फॉलोइंग द बेसिक। इससे ये पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाद डेटा प्रोटेक्शन सील है, इसका मतलब वो बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। सिमिलर है, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग बॉटल्स यूज कर रहे हैं, पानी पीते हैं, जैसे ये देखो ये बॉटल है, तो इस पे आईएसआई का मार्क होना चाहिए। आईएसआई का मार्क है, इसका मतलब क्या है कि ये इस पे पानी जो है वो सही है, ठीक है, मिनरल वाटर ही है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आईएसआई का मार्क होता है, ऐसे ही क्या है, डेटा प्रोटेक्शन सील है ना। बस यहाँ पे देख लो, वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन डिजिटल डेटा, आजकल डिजिटल डेटा में क्या है, डीप फेक, ठीक है, फेक बहुत चल रहा है। आपके डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके ऑडियो वीडियो कंटेंट को यूज करके गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसने क्या कर रखे हैं, ट्रेनिंग दे रखे हैं और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बना रखे हैं, और यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी चला रहा है ताकि आपका डेटा क्या है, सही तरीके से यूज हो, सही तरीके से चले। बस अब देखो, आप लोग को एक बार रीड करना पड़ेगा इसको कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, पहले कहाँ चल रहा है, दिल्ली और बेंगलुरु में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे एप्लीकेबल हो जाएगा। सन फार्मा की केस स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे नहीं करा रही कि सन फार्मा का डेटा चोरी हुआ था, फिर उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए थे। एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस है, तो एनवायरनमेंट में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। आप लोग को ये कर लेना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, शायद मैंने आप लोगों को कराया भी था कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इंडिया पे पड़ रहा है। तो ये भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। बस ऐसा और कुछ आपके अमेंडमेंट है नहीं। एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्स ये भी मैं करा चुकी, क्योंकि ये वाले जो अमेंडमेंट बता रखे हैं वो शुरू से लेकर अब तक बता रखे हैं, तो जो जो नए थे मैंने आप लोग को बता दिया। ये मैं आपको बता चुकी थी ना, बिजनेस रेस्पॉन्स, BRSR था ये, ठीक है, बिजनेस रेस्पॉन्स। अब BRSR हो गया, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आ गई है, और टॉप 1000 कंपनीज के लिए था पहले, अब 1500 कंपनीज के लिए हो चुका है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी है। ये कर लेना, ये नया है। BRSR कोर, ठीक है, BRSR कोर क्या है, एक सब स्टैंडर्ड है BRSR के अंदर। BRSR आप लोग रिपोर्टिंग पढ़ चुके, उस रिपोर्टिंग के अंदर एक सब स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं BRSR को। इसमें आप लोगों को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जो कि 9 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दे रखे हैं। अब कंपनी चेक करेगी कि ये इंडिकेटर्स हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रखे, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द रेलिवेंस ऑफ इंडिया एंड एमर्जिंग मार्केट, फ्यू न्यू KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जॉब क्रिएशन फॉर स्मॉल टाउन, ओपननेस रख रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग को देखना है।
इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट BRSR कोड जो है वो डेटा एंड अप्रोच रिपोर्टिंग एंड एश्योर इट इज हाउ क्लैरिफाई दैट द अप्रोच स्पेसिफाइज ओनली द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी। कुछ मेथड्स बना रखे हैं, उस हिसाब से आप लोगों को कोड चेक करना है। जैसे कि अगर एक कंपनी है, अब वो 9 प्रिंसिपल बना रखे हैं, ठीक है, तो वो 9 प्रिंसिपल के हिसाब से चेक करेगा हमारा कितने लेवल पे है, हम लोग 5 स्टार में आ रहे हैं, 4 स्टार में आ रहे हैं, 3 स्टार में आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको चेक करना है। ये अब अपन पढ़ चुके ऑलरेडी, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में ये एप्लीकेबल होता है। बस ऐसा आप लोग का कोई ऐसा खास अमेंडेड आया नहीं है, जो था मोस्टली मैंने आप लोगों को करा दिया था क्लास में, और जो बचा था मैं आपको करा चुकी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक तो ये BRSR के कोड देख लेना, ठीक है। नए यूके वगैरह के गवर्नेंस एक का करोगे तो फिनलैंड का भी हो जाएगा, यूके का भी हो जाएगा, बाकी सबका भी हो जाएगा, ठीक है। और डेटा गवर्नेंस में जो AI आया है, ठीक है, AI के क्या फ़ायदे हैं वो अच्छे से देख लेना। बस ज़्यादा कुछ ऐसे अमेंडेड आपके हैं नहीं, तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, और अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।